हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम जो लास्ट के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म, उसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और कॉन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देख लिया। अब ये आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट टाइप जो है वो बचा हुआ है, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, हमें क्या क्या देखना है मैं आपको पहले बता देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वही जैसे हम बाकी सब में देखते चले आ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर्स अलग अलग थे। अब स्ट्रक्चर्स को कितने तरीके से अलग अलग किया जा सकता है उसके बेसिस पे हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन मेटामर, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल रिंग चेन, ये सब देख लिया। फिर कॉन्फ़िगरेशनल में या स्टीरियो में जब हम आते हैं तो स्टीरियो में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम्स का या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन रहता है वो अलग अलग होने की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो का ही एक टाइप है, और वहां पे मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। रोटेशन कराएंगे, बॉन्ड को ट्विस्ट कराएंगे तो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ट्विस्ट। बेसिकली आपको हो सकता है रोटेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इस पूरे बॉन्ड को घुमाना है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली में यही रोटेशन होता है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम रोटेशन करवाते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल को करवा रहे हैं ना, ये बॉन्ड के रोटेशन की बात कर रहे हैं तो पूरे बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे तो पाई बॉन्ड भी तो रोटेट होगा, लेकिन एक्चुअली में वो रोटेशन कई बार जो है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तो आप इसको एक तरीके से ट्विस्टिंग की तरह समझिए। ठीक है, आप इसको रोटेशन ना समझ के ट्विस्टिंग की तरह समझिए, जिसमें क्या होता है एक एंड फिक्स रहता है और दूसरा एंड को जो है हम रोटेट करवाते हैं। तो जब आप एक एंड को फिक्स रखते हुए और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, एक एंड को फिक्स रख रहे हैं, दूसरे को घुमा रहे हैं, तो पाई बॉन्ड जो है वो ट्विस्ट होकर टूट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं होता है या रिस्ट्रिक्टेड होता है। इस वजह से वहां पे आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होती है और वहां पे सिस ट्रांस टाइप के 2 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लास्ट क्लास में हमने देखे थे। आज की क्लास में हम आइसोमेरिज्म का, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का जो दूसरा टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो देखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे बाकी सभी केसेस में हम डेफिनेशन लिख रहे थे, यहां पे भी वही डेफिनेशन वैसे ही यूज करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, और डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो भी आइसोमर्स बनेंगे उनका लाइट के लिए जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे जो डिफरेंस आता है वो किस में आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है लाइट के लिए वो चेंज हो जाता है या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा या फिर बिहेवियर फॉर लाइट इज डिफरेंट। ठीक है, लाइट के लिए जो बिहेवियर होता है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यह आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। अब देखिए इसका ओरिजिन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो काफी इनिशियल है, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। क्या देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लाइट के बिहेवियर को चेंज करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुई पाश्चर।
ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुई पैस्चर, फ्रेंच थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। लुई पैस्चर जो थे वो, इनको स्टीरियो केमिस्ट्री के इनिशियल काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, होता क्या था कि बहुत पुराने समय में एक्चुअली क्या थे, इनके फादर जो थे वो एक केमिस्ट की शॉप चलाते थे। ठीक है, मतलब जो दवाइयाँ, ड्रग की शॉप चलाते थे, दवाइयों का काम करते थे, और इन्हीं के घर के पास में एक ब्लैक स्मिथ की शॉप थी, लोहार की शॉप थी। तो उस समय पे क्या होता था कि जैसे जब कोई भी उनके गांव में कोई केस आता था डॉग बाइट का, ठीक है, किसी को कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, तो उस समय में ये रेबीज वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था कि जो है इंजेक्शन लगा दिया और सही हो गया। पहले आज के समय में तो बहुत मतलब कम इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, मतलब अभी कुछ 10-15 सालों पहले तक 14 इंजेक्शन लगते थे कुत्ते के काटने पे, ठीक है, रेबीज से बचने के लिए 14 इंजेक्शन लगवाए जाते थे, लेकिन उस समय पे कोई इलाज ही नहीं था। तो क्या होता था कि जब कभी भी किसी को कोई डॉग बाइट का केस आता था, किसी को कोई कुत्ता काट लेता था गांव में, तो वो क्या करते थे, उसको लोहार के पास लेके आते थे, जो उनके घर के बगल में था उसको लोहार के पास में लेके आते थे, और जो घाव होता था, जहां पे कुत्ता काटता था, जो घाव होता था, तो उसको बिल्कुल रेड हॉट आयरन से उसको बर्न करते थे, उस घाव को बर्न किया जाता था ताकि जो बैक्टीरिया है वो उसके खत्म हो जाए। लेकिन ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता था, और ये बचपन से इसको देखते चले आ रहे थे। तो इन्होंने तभी सोचा कि आगे चल के जो है मैं इसकी मतलब कोई दवाई बनाऊंगा ताकि इस पेन से लोगों को ना गुजरना पड़े, बार बार जो है इस तरीके के, मतलब बहुत पेनफुल प्रोसेस था, जो जहां पे भी स्किन होती थी वो पूरी तरीके से बर्न हो जाती थी। डॉग बाइट के केस में इन बैक्टीरियाज को या जो भी इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए, तो आगे चल के इन्होंने उस मतलब काम किया और एंटी रेबीज वैक्सीन दिया। ठीक है, और मतलब आप इसको देखिए कि इन्होंने इसको जो है इसका कोई कॉपीराइट पेटेंट नहीं करवाया, उसको बिल्कुल फ्री में जो है इसका फॉर्मूला सबको बता दिया कि आप लोग सब लोग बनाओ इसको और अपनी अपनी कंट्रीज में सबको इसको आप लगाओ। तो आज भी आप जैसे यहाँ इंडिया में भी देखेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सस्ते में लग जाता है एंटी रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन जो लगता है। ठीक है, तो ये मतलब उनके बहुत सारे कामों में से ये भी एक काम है। ठीक है, इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे मतलब जो इन्वेंशंस हैं इन्होंने वो लेके आए हैं, जिनकी एब्सेंस में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उसी तरीके से आप इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम है पैस्चर, लुई पैस्चर। अब लुई पैस्चर में ये जो पैस्चर वर्ड है, आपने एक वर्ड सुना होगा पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन ये बेसिकली आजकल जो है मिल्क इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, प्रोसेस है एक तरीके का। आपने भी देखा होगा कि जो पैक्ड मिल्क आता है, जो पैक्ड मिल्क आता है, पैकेट आते हैं मिल्क के, जो दूध के पैकेट आते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये पैस्चराइज्ड मिल्क है। ठीक है, और ये पैस्चराइज्ड मिल्क जो है वो नॉर्मल मिल्क से कैसे अंतर करता है, तो उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। लुई पैस्चर अपने जब बड़े हुए तो ये इन्होंने अपना एक लैब बना लिया, उस पर काम करते रहते थे। अब क्या हुआ कि इनके पास, जहाँ पे ये फ्रांस में रहते थे, तो फ्रांस में क्या है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से लोग वाइन पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ठंडी जगह है, ठंडी जगहों में लोग जो है अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहे। गर्म प्रदेशों के लिए, इंडिया जैसी जगहों के लिए अल्कोहल जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे आप और ज़्यादा मतलब ऐसा कोई ड्रिंक या ऐसा कोई पेय पदार्थ ड्रिंक पियोगे जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, तो आपको बहुत ज़्यादा उलझन होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो अल्कोहल जो है फ्रांस में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था। तो वहाँ के जो वाइन मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो उनको एक समस्या क्या देखनी पड़ती थी कि उनकी जो वाइन थी, जो वो वाइन बनाते थे, वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती थी, सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी। जैसे अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन जो है वो जनरली फ्रूट्स से बनाई जाती है। ठीक है, फ्रूट से वाइन बनाई जाती है, और उसको मतलब अब आज के समय में तो मतलब काफ़ी लंबे लंबे समय तक लोग जो है सालों तक उसको रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो वाइन होती थी वो जल्दी सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी। तो जो वहाँ के वाइन मर्चेंट थे वो इनके पास आए और इनसे कहा कि आप इस प्रॉब्लम का कोई समाधान बताइए। तो
इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट किया और फिर बाद में उनको बुला के बोला कि अगर आप लोग वाइन बनाते हो, फिर उनको जो सोल्यूशन बताया वो क्या बताया कि आप लोग जो वाइन बनाते हो उसको क्या करो, आप बेचने से पहले आप उसको बॉईल करो, खूब ज्यादा बॉईल करो और फिर उसको ठंडा कर दो, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो वाइन की लाइफ है वो काफी बढ़ जाएगी। इसी प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहा गया कि मतलब बहुत ज्यादा आप हीट कर दीजिए, बॉईल कर दीजिए और उसके बाद आप उसको कूल कर दीजिए। तो इसमें क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर, वाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जो वाइन के सड़ने के लिए, खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है वाइन की। उसी को हम लोग मिल्क पे यूज करते हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, जो पैक्ड मिल्क है, ठीक है, जो पैक्ड मिल्क होता है आप उसको बाजार से खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है, और उसको मान लीजिए वो ताजा ताजा आया है, आज का ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, आया है वो, और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए और उसको आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उबालिए उसको, ठीक है, बाहर मत रखिए, फ्रिज में रखिए, ठंडी जगहों पर रखिए और उसको आप 1 दिन बाद उबालिए, तो जो है वो आराम से, मतलब वो फटेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा, ठीक है, वो बॉईल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यही कोई आप किसी मतलब ऐसी जगह पे जाइए जहां पे गाय का या भैंस का ताजा ताजा दूध निकाल के आपको दिया जाए, बिल्कुल ताजा ताजा दूध निकाल के दिया जाए और उसको जाके आप रख दीजिए बिना उबाले, ठीक है, उसको जाके आप ताजा ताजा रख दीजिए बिना उबाले। 1 दिन बाद अगर आपने उसको 1 दिन तक रख लिया, ठीक है, और फिर उसको आप उबालेंगे तो वो फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। उसका कारण क्या होता है कि जब आप ताजा ताजा मिल्क निकालते हैं उसको पेस्चराइज नहीं करते, मतलब बॉयल नहीं करते हैं। अब तो आपने भी घर में देखा होगा कि कभी भी आप बाहर से दूध लेके आते हैं या किसी के घर में जैसे कोई आके दूध दे जाता है, गाय का या भैंस का दूध दे जाता है, आप लोग, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके घर में पैकेट का दूध आता हो, ठीक है, तो जिनके घर में गाय या भैंस का दूध आता है तो उसको सबसे पहले उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? तो हम जो बेसिकली वो उबाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक तरीके से पेस्चराइजेशन की टेक्निक ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो दूध जो है वो खराब ना हो। और फिर आपने देखा होगा कि दूध को आप उबाल के रख दीजिए, फिर वो 2 दिन तक आराम से चलेगा। आप उसको फ्रिज में रखिए, ठीक है, एक प्रॉपर मिनिमम टेम्परेचर पे रखिए, फिर वो बहुत दिनों तक आराम से चलता है। तो पेस्चराइजेशन की यही एक टेक्निक है। अब ये भी इन्होंने ही दी थी, ठीक है, और आगे भी इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं लुई पैस्चर ने, जिसकी वजह से काफी फेमस हो गए। और यहाँ पे जो हम आइसोमेरिज्म में इनके बात कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो बात कर रहे हैं, उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं। बाद में इनको इंटरेस्ट आया क्रिस्टल की स्टडी पे, ठीक है, तो ये क्रिस्टल की स्टडी करने लगे, ठीक है, पहले मेडिसिन की, फिर ये इस तरीके से वाइन वगैरह को लेके रिसर्च किया। अब इनका इंटरेस्ट आ गया क्रिस्टल्स की स्टडी पे, तो ये क्रिस्टल की स्टडी करने लगे। तो एक इक्विपमेंट होता है, उसको कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफ। वो बेसिकली क्या करता है, क्रिस्टेलोग्राफ क्रिस्टल की जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, उसका जो 2 लेंथ के बीच का एंगल होता है, ठीक है, उसको वो स्टडी करता है क्रिस्टेलोग्राफ, ठीक है। तो लुई पैस्चर जो है वो भी इसी तरीके की स्टडी कर रहे थे। तो वो बेसिकली उन्होंने जो सैंपल के लिए क्रिस्टल लिया था, वो लिया था पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, पोटेशियम टार्टरेट एक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। इसको भी अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये इस तरीके का एक एसिड होता है, इसको हम कहते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसका पोटेशियम सॉल्ट होता है, ये वाला H हटा के पोटेशियम लगा दीजिए, K लगा दीजिए, तो ये पोटेशियम टार्टरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके क्रिस्टल्स की स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या पाया कि भाई इन्होंने देखा कि जो क्रिस्टल्स हैं वो 2 तरह के हैं मेनली। पोटेशियम टार्टरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो 2 तरह के क्रिस्टल्स हैं। कैसे कैसे क्रिस्टल हैं? तो एक जो है, मतलब अगर आप उन दोनों क्रिस्टल को आमने सामने रखोगे तो उसको देखने पे लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो मैं आपको एक सिंबॉलिक डायग्राम बता देता हूं। ये मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है पोटेशियम टार्टरेट का क्रिस्टल।
तो आपको एक सिंबॉलिक आइडिया दे देता हूं। तो लेट से एक मतलब इस तरीके से लेफ्ट फेसेड थे, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट के साइड पे कर्व थे, और दूसरे जो थे वो राइट फेसेड थे जिनका कर्व जो था वो राइट साइड में था, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से ऐसे थे। तो आप इनको अगर देखेंगे तो ये दिख रहे, मतलब ये डायग्राम थोड़ा सही बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज लगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह बिहेव कर रहे थे। ये देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहा है, ठीक है। तो कुछ लेफ्ट फेसेड थे, कुछ राइट फेसेड थे। अब इन्होंने क्या देखा कि ये दो तरह के क्रिस्टल्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, दोनों क्रिस्टल्स को अलग अलग कर लिया, लेफ्ट वाले एक साइड कर लिया, राइट वाले एक साइड कर लिया, दोनों का एक एक सैंपल बना लिया, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, किसी भी सैंपल में से क्रिस्टल्स को अलग अलग करना बहुत मुश्किल काम है। ये समझ लीजिए ऐसा है कि आपको ग्लव्स जो होते हैं, ठीक है, ग्लव्स का बहुत सारा आपको मान लीजिए 1-1.5 लाख ग्लव्स दे दिए जाएं और उसमें से कहा जाए कि आप लेफ्ट हैंड वाले अलग करो, राइट हैंड वाले अलग करो, तो ये कुछ उसी तरीके का काम है। और क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इनको लेंस से देखना पड़ता है, लेंस से और चिमटी से उठा उठा के देखना पड़ता है कि कौन सा लेफ्ट फेसेड है, कौन सा राइट फेसेड है। इस तरीके से मतलब बहुत मुश्किल काम है और इन्होंने इस तरीके का एक सैंपल तैयार किया। अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो क्रिस्टल्स थे इनमें जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाती है, अभी मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आप फिलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह की लाइट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये क्या होती है इसको मैं अभी आगे की स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब इन्होंने पास किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जब हम इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो जैसे ये लेफ्ट फेसेड वाले हैं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में इनका जो ओरिएंटेशन है वो लेफ्ट साइड में है, तो एक जो क्रिस्टल थे लेफ्ट साइड वाले, जब उनमें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं या राइट, किसी एक साइड, मतलब कभी भी जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में रोटेट करे, राइट वाला, मतलब एक ये जितने भी क्रिस्टल्स थे ये सब क्रिस्टल्स जो है वो लाइट को, इधर से मैं लाइट डाल रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड में बेंड हो गए, इधर से देखेंगे तो यहां से ये लेफ्ट साइड में जा रही है। और जो दूसरे तरह के क्रिस्टल्स थे उसमें जब हमने लाइट डाली, ठीक है, तो वो राइट साइड में बेंड हो गई, ठीक है। इधर से जब हमने लाइट डाली तो वो राइट साइड में, इधर से लाइट डाली तो वो राइट साइड में बेंड हो गई। अगर मैं इधर से लाइट डालता तो नीचे की तरफ चली जाती, तो वो तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है कि इधर से लाइट डाल रहे हैं इस वाले क्रिस्टल में तो लेफ्ट मुड़ गया, इधर से लाइट डाल रहे हैं तो इस वाले क्रिस्टल में राइट साइड में मुड़ गया, ठीक है। तो कहीं से भी डाली, मतलब एक लेफ्ट साइड मोड़ रहा था क्रिस्टल, एक पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट साइड में मोड़ रहा था और दूसरा किस साइड में मोड़ रहा था, राइट साइड में मोड़ रहा था। तो इनको लगा कि ये तो बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कि मतलब ये केवल दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो उन्होंने वहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर दो टाइप के क्रिस्टल जो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखते हो, ठीक है, दो टाइप, एक ही कंपाउंड के दो प्रकार के क्रिस्टल, दो टाइप के क्रिस्टल जो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखते हो, उनमें अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालें तो दोनों जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक अगर राइट में करता है तो दूसरा वाला लेफ्ट में करेगा, ठीक है, एक अगर लेफ्ट में करता है तो दूसरा वाला राइट में करेगा, ऐसे है, ठीक है। तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, और अपने रिसर्च में लिखा। बाद में इन्होंने एक और इसका एक वेरिएशन और किया। इन्होंने क्या किया कि इन क्रिस्टल को लेके, ये जो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे थे, ठीक है, इन क्रिस्टल्स को लेके इन्होंने क्या किया, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, लेट से ये मैंने एक मतलब जस्ट समझने के लिए नाम दे दिया है, ठीक है, और ये जो है आपका रेड वाला जो है ये मिरर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखने वाले जो है क्रिस्टल्स हैं,
फिर इन्होंने आगे क्या किया, आगे इन्होंने ये लेफ्ट वालों को पानी में घोल के एक सोल्यूशन बना लिया, डिसॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है, और उसका सोल्यूशन बना लिया, और ये जो दूसरे टाइप के क्रिस्टल थे इनका भी एक सेपरेट सोल्यूशन बना लिया, दोनों का एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। अब आप समझिए, सोल्यूशन जैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो तो कोलैप्स कर जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, वो तो डिसॉल्व हो गया, अब तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गया, अब वो क्रिस्टल नहीं रहा। आप इसको ऐसे समझिए, शुगर होती है, ठीक है, शुगर जब तक बाहर रहती है तब तक वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में डाल के घोलते हैं तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, अब वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाती है, अब वो शुगर के क्रिस्टल्स में नहीं रहती, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही वाटर में डिसॉल्व होने पर ये जो पोटेशियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल्स थे, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, और डिसॉल्व होने के बाद ये कंप्लीटली मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए। फिर इन्होंने इस पे पीपीएल पास की, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, और फिर देखा कि अब क्या होता है। तो जब इन्होंने दोबारा इन पे पीपीएल लाइट पास की ना, तो फिर से इस वाले सैंपल ने इसको लेफ्ट में मोड़ दिया और इस वाले सैंपल ने इसको राइट में मोड़ दिया। तब इन्होंने अपनी रिसर्च में करेक्शन किया और इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये क्रिस्टलाइन लेवल पे, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के लेवल का मामला नहीं है, ये जो पीपीएल के बिहेवियर को ये क्रिस्टल्स चेंज कर रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी नहीं है, ये एटम तक, ये मॉलिक्यूल तक अंदर घुसी हुई है प्रॉपर्टी, बिल्कुल बहुत डेप्थ की प्रॉपर्टी है, ये केवल क्रिस्टल्स में नहीं हो रही है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तभी तो जब हमने इनका सोल्यूशन बना दिया, इनका एक्वा सोल्यूशन बना दिया और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, तब भी ये वही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि जब इन क्रिस्टल्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद भी ये पीपीएल की लाइट को बेंड कर दे रहा है, लेफ्ट में, ये वाला राइट में, तो इसका मतलब ये क्रिस्टल की नहीं, ये उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूलर लेवल तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने करेक्शन किया कि ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी नहीं है, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है जो एटॉमिक लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक जाती है, और बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल्स, दिस टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्रिस्टल, एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाइट के बिहेवियर को बेंड कर देते हैं, ठीक है, या लाइट के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, लाइट के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को चेंज कर देते हैं। आप यहां पे लिख लीजिए, इसको हम क्या कह रहे हैं? पीपीएल कह रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये पीपीएल है क्या दरअसल, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको हम कहते हैं, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, पीपीएल स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पीपीएल स्टैंड्स फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी हम इसको देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ठीक है, और ये किस तरीके से यहां पे चेंज होती है। तो यहां पे हमें ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक की बात करेंगे, ठीक है, तो क्लॉक कैसा होता है, देखिए जैसे ये बात करते हैं हम, ये मान लीजिए क्लॉक है, ठीक है। अब इसमें आप जैसे मान लीजिए इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, जैसे घड़ी की जो सुइयां हैं वो तो इस साइड मूव करती हैं ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करती है, यहां से हमेशा ऐसे घूमती है, तो इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट, ये वाला जो एरो है ये क्या बता रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए लेफ्ट साइड में कौन जा रहा है, देखिए ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है वो लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है? ये आ रहा है। राइट से लेफ्ट कौन जा रहा है? देखिए राइट से लेफ्ट कौन जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज वाला जो मूवमेंट है वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, और क्लॉकवाइज वाला लेफ्ट से राइट। इसलिए जो लेफ्ट साइड में मोड़ देता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, और जो राइट में मोड़ देता है उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहे थे, कुछ जो थे वो ऐसे थे जो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहे थे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को समझते हुए उन्होंने ये कंक्लूजन किया और अपनी रिसर्च में करेक्शन किया कि भाई ये क्रिस्टलाइन लेवल का मामला नहीं है, ये मॉलिक्यूलर लेवल तक का मामला है, और ये क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, दैट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स which rotates the plane of plane polarized light PPL either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। उसी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो यहां पे जो हम बात कर रहे थे दैट डिफरेंस किस चीज का होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का या बिहेवियर फॉर लाइट। तो कौन सी तरह की लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे जो देख रहे हैं किस तरीके से बिहेवियर को चेंज कर रहा है, कैसे बिहेवियर को, कि उसके पाथ को जो है, जो लाइट का जो पाथ है उसको बेंड कर दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहां पे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो पाथ को बेंड कर देता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर होगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि इसके कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये जो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जो व्हाइट लाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होता है। ठीक है, और व्हाइट लाइट की खास बात क्या होती है कि इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में फैले होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे कोई व्हाइट लाइट जलाएं, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट जलाएं, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल ऊपर जा रही हो या लेफ्ट में जा रही हो, राइट में, मतलब राइट में जा रही हो, लेफ्ट में जा रही हो, सामने, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे कमरे में डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, क्यों फैल जाएगी, क्योंकि उसके जो वेक्टर्स हैं, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रही है, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जो रेडिएशन निकल रही है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लेते हैं। ये एक ऑर्डिनरी लाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसकी जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, दिस इज एन ऑर्डिनरी लाइट। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है और एक ऑर्डिनरी लाइट है और इसमें इसको जब हम एक क्रिस्टल से पास करते हैं, वो क्रिस्टल क्या होता है, देखिए वो क्रिस्टल होता है दरअसल, वो जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं कैल्साइट। ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है वो भी अभी हम जान लेते हैं। इस क्रिस्टल की खास बात क्या होती है, इसको हम कहते हैं कैल्साइट। दिस इज कॉल्ड कैल्साइट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, या आप इसको व्हाइट लाइट कह दीजिए। ठीक है, इसको जब हम कैल्साइट से पास करते हैं तो देखिए क्या होता है, जब आप इसको यहां से पास करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑर्डिनरी लाइट जिसमें बहुत सारे मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, उनको जब हम किसी कैल्साइट के क्रिस्टल से पास करते हैं, ये एक्चुअली एक तरीके का प्रिज्म होता है जिसका हमने नाम दिया है निकोल्स प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म। ये बेसिकली क्या होता है, कैल्साइट का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, जिसको मतलब पॉलिश वगैरह फाइन करके जो है वो
इस तरह के एक प्रिज्म में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ फॉर्म में तो ये बहुत मतलब यूजलेस होता है, या यूं कह लीजिए रॉ फॉर्म में ये वो काम नहीं कर पाता जिसके लिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया है। रॉ फॉर्म में जो ये मिलता है नेचुरली, जिस फॉर्म में मिलता है उसको हम पॉलिश वगैरह करके उसको सेट करते हैं और इस प्रिज्म में कन्वर्ट करते हैं। तब ये जाके क्या करता है कि जब हम इसमें से ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं तो ये जो इतने तरह के वेक्टर्स हैं उसमें से ये केवल एक तरह के वेक्टर को बाहर निकालता है। ठीक है, मतलब ये जो आप बहुत सारे वेक्टर्स देख रहे हैं ना, इसमें से सॉरी, इसमें से केवल एक तरह के वेक्टर्स को ये बाहर निकालता है। लेट्स से ये वेक्टर इसने इस डायरेक्शन का वेक्टर जो है वो बाहर निकाला है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, देखिए। ठीक है, मान लीजिए ये लेफ्ट राइट वाला वेक्टर जो है वो उसने बाहर निकाला है। ठीक है, आप ऊपर मतलब वर्टिकल वाला भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो वेक्टर है वो इसने बाहर निकाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज कॉल्ड आवर पीपीएल। यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, मतलब ऐसी लाइट जो केवल एक ही प्लेन में मूवमेंट करने के लिए बायस्ड हो, बंधी हुई हो, पोलराइज्ड हो। पोलराइज्ड का मतलब बायस्ड होता है कि एक ही प्लेन में मूवमेंट करने के लिए जो है वो बाउंडेड है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी क्रिस्टल से पास करते हैं, कोई मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ये जो अभी हमने लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें जो है वो अगर प्रेजेंट हो, तो मान लीजिए ये हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल है, ये एक ऑर्गेनिक सैंपल है। इसमें कोई सब्सटेंस रखा है और इससे जब हम इस पीपीएल को पास करें तो देखिए क्या होगा, वो क्या करता है, पीपीएल के प्लेन को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तो देखिए ये हमारी पीपीएल थी। ठीक है, इसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, ये ओरिजिनल प्लेन है, ये ओरिजिनल प्लेन है। ठीक है, इसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। ठीक है, या फिर ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, इसके प्लेन को। ठीक है, इसके प्लेन को या तो ये ओरिजिनल इसका था, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और इसमें इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से होता क्या है, तो देखिए जब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ और इस तरह के रोटेशन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, इस तरह के रोटेशन को एक और नाम दिया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इनको स्मॉल डी या मॉडर्न केमिस्ट्री में, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, और इसको स्मॉल एल या मॉडर्न केमिस्ट्री में, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो
ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया तो उसको हम कहेंगे कि ये देख रहे हैं, मतलब आप समझ में आ रहा होगा जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि ये देख रहे हैं कि इस साइड रोटेशन कर रहा है, नीचे के साइड में रोटेशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, और अगर उधर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक्चुअली डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब यही होता है। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, और लीवो का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, और रोटेटरी का मतलब आप जानते हैं रोटेशन देना, ठीक है। कई जगह पे इसको LEVO भी लिखा जाता है, वो भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, LEVO या LAEVO, लिवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो और लीवो ये दो तरह के कंपाउंड्स होंगे। तो ऑर्गेनिक सैंपल जो होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे या राइट साइड रोटेट कर दे। अगर राइट साइड रोटेट करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेवो रोटेटरी ऑर्गेनिक सैंपल या लेवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। इसी को पूरे मतलब इसी को कई जगह पे पोलैरीमीटर के को भी यूज करके किया जाता है। उसमें बस फर्क क्या होता है कि जो पोलैरीमीटर होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअली पीपीएल बना लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइट को कैल्साइट से पास किया और पीपीएल बना ली, ठीक है। अब इस पीपीएल को, पोलैरीमीटर क्या होता है, एक इस तरीके की ट्यूब होती है, बेसिकली एक ऐसी कोनिकल शेप की ट्यूब होती है, ऐसी एक ट्यूब होती है, ठीक है। उसमें इस जगह पर इस जगह पर क्या होता है, एक बेसिकली लेंस लगा होता है, ठीक है। वो लेंस क्या करता है, मेजर करता है। किस तरीके का मेजरमेंट करता है वो, बेसिकली यहां पे क्या होता है, एंगल्स लिखे रहते हैं इस साइड में ना, एंगल्स लिखे रहते हैं, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए जिस प्लेन की आप लाइट भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे नंबर लिखे रहते हैं। अब देखिए अगर इधर से इस साइड जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर 0 से इस साइड में जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, बीच में क्या होता है, इसके बीचों बीच में एक जगह होती है जहां पे हम उस ऑर्गेनिक सैंपल को रखते हैं, उस ऑर्गेनिक सैंपल को रखते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट या राइट घुमा सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम रखते हैं ऑर्गेनिक सैंपल, ठीक है, और यहां से हम पास करते हैं उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यहां से हम पीपीएल पास करते हैं। तो जब पोलैरीमीटर के अंदर घुसता है तो यहां से हम मेजर भी दिखा सकते हैं कि वो कितने डिग्री जो है वो लेफ्ट या राइट साइड में मूव कर गया, ठीक है। ये देख रहे हैं, या तो ऊपर उठ जाएगा या तो ये नीचे के साइड में चला जाएगा। क्लियर? तो या तो ये क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से हम डिग्री भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितने डिग्री इसको जो है रोटेशन दिया है। इस तरह के रोटेशन को हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं, जो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक कंपाउंड लिया और मान लीजिए कि फिलहाल के लिए वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, और लेट्स से कि वो 10 डिग्री प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है, उसके प्लेन से 10 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है। ये एंगल मान लीजिए 10 डिग्री है। अब उसी कंपाउंड का, जिसका मैंने डेक्स्ट्रो लिया था, उसी कंपाउंड का अगर मैं लीवो ले लूं और उससे अगर हम एंगल मेजरमेंट दिखाएं तो वो एग्जैक्टली 10 डिग्री ही किस तरह का मूवमेंट दिखाएगा, लीवो रोटेटरी, मतलब लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाएगा 10 डिग्री का। तो यहां से एक चीज और पता चलती है कि जितने भी कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज दिखते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एग्जैक्टली उतने ही डिग्री रोटेट करते हैं। बस फर्क क्या होता है, डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज करता है और लीवो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैग्नीट्यूड जो रहता है, एंगल जो जिससे वो मूवमेंट कराते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो सेम रहता है, ठीक है। अगर डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज घुमा रहा है 10 डिग्री तो लीवो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कितना, 10 डिग्री,
ठीक है, और डेक्स्ट्रो तो हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। तो डेक्स्ट्रो अगर 10 डिग्री घुमा रहा है तो लीवो जो है वो भी 10 डिग्री घुमाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेवो और डेक्स्ट्रो में एक खास बात यही है, इसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब। ये फिजिक्स में भी कई बार इसका डिस्कशन किया जाता है। पोलराइजेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसका डिस्कशन देखने के लिए मिलता है कि पोलैरीमीटर ट्यूब है, इस ट्यूब को, ये जो आप कोनिकल ट्यूब देख रहे हैं, ये पोलैरीमीटर कहलाता है। ये एक तरीके का सेटअप है, एक तरीके का इक्विपमेंट है, जिसमें यहाँ पे एक जगह पे लेंस लगा रहता है और उसमें जो है एंगल लिखे रहते हैं। ठीक है, वहां से जब लाइट निकलती तो आप उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। इस तरीके की उसमें सुविधा दी रहती है, इस तरीके की, और वहां से आप इसको देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये देख रहे हैं, मतलब इधर से इधर 180 डिग्री, ये क्लॉकवाइज का मेजरमेंट हो गया। इधर से इधर जाएंगे तो ये भी 180 डिग्री होगी। तो मतलब इस तरीके का आपको इसको मतलब सेटअप होता है। तो बेसिकली क्या है, ऑर्डिनरी लाइट को जब हम कैल्साइट से पास करते हैं, ठीक है, कैल्साइट क्या है, प्रिज्म है, एक तरीके का निकोल प्रिज्म होता है। कैल्साइट के क्रिस्टल से, सॉरी, निकोल प्रिज्म जो है वो कैल्साइट के क्रिस्टल से बनता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये इसमें से जब आप कोई ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं तो ये इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को ही पास करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इसको ऐसे समझिए कि लेट से मान लीजिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा घरों में खिड़कियां जो होती हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरह की खिड़की है जिसमें ऐसे एक वर्टिकल बार्स लगी हुई है। ठीक है, ऐसी वर्टिकल बार्स लगी हुई है। ठीक है, इस तरह की खिड़की आप लोगों ने देखी होगी घरों में। ठीक है, तो और इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास लकड़ी का जो है वो बहुत सारा गट्ठर है और उसमें बहुत सारे टाइप की लकड़ियां हैं। ठीक है, तो आपने सबको ऐसे उठा रखा है। ठीक है, उठा रखा है तो कोई लकड़ी मतलब सीधी नहीं है, पैटर्न में नहीं है, सब ऐसे ही है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मैनर में जो है बिखरी हुई है। आपने ऐसे ही उठा लिया तो कोई लकड़ी राइट साइड में निकल रही, कोई लेफ्ट में निकल रही, कोई वर्टिकल है, कोई जो है मतलब इस तरीके से तिरछी है। तो आप ऐसे बहुत सारी लकड़ियों को पास कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की लकड़ियां हैं और आप इनको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल वही वाली लकड़ी इससे पास हो पाएगी जो क्या होगी, इसके वर्टिकल होगी। ठीक है, अगर कोई लकड़ी ऐसी होगी तो वो पास नहीं हो पाएगी, वो इससे टकरा के छन जाएगी, फिल्टर आउट हो जाएगी। तो केवल वही लकड़ी पास हो पाएगी जो इसके पैरेलल में, इनकी जो स्लिट्स है, इनकी जो सलाखें हैं, जो डंडियां हैं, जो इनके बीच में जो गैप है, उनके पैरेलल जो है केवल वही लकड़ी पास हो पाएगी, बाकी जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगी। कैल्साइट में भी कुछ इसी तरीके की फैसिलिटी दी होती है। ठीक है, ये आप ये समझ लीजिए कैल्साइट में भी कुछ इसी तरीके का फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स हैं इतने सारे, उसमें से केवल एक वेक्टर ही पास हो पाता है। कौन सा वेक्टर पास होगा, जो इस निकोल प्रिज्म के अंदर एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत फाइन सा गैप होता है, एक स्लिट होती है। ठीक है, या आप उसको मतलब मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन हालांकि देखिए बताने को तो मतलब बहुत सारी, इसमें और भी ज्यादा डीप में जाया जा सकता है कि कैल्साइट प्रिज्म या निकोल प्रिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, इसमें वो कौन से स्पेसिफिक एंगल जो हैं वो सेट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि कैल्साइट बन सके। एक्चुअली होता है कि कैल्साइट को लेते हैं, उसको बीच में से काट देते हैं। ठीक है, कैल्साइट का प्रिज्म लेते हैं, उसको बीच में से ऐसे डायगोनली काट देते हैं, उसको दोबारा जोड़ा जाता है। जोड़ते हैं तो उसमें एक फाइन सा कट आ जाता है। वही कट काम करता है किसकी तरह, इस निकोल प्रिज्म की तरह। और इससे जब आप ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं ना, तो वो ऑर्डिनरी लाइट क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है और उसमें से केवल एक प्लेन को ही पास कराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे हर किसी से जनरेट नहीं की जा सकती, इसको जनरेट करवाना पड़ता है। ठीक है, और ये किससे जनरेट होगी, स्पेशली ये जो निकोल प्रिज्म है उससे जनरेट होगी। ठीक है, निकोल प्रिज्म क्या होता है, कैल्साइट का क्रिस्टल होता है। कैल्साइट बेसिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का रॉ फॉर्म है। ठीक है, उसको हम जो है फाइन करते हैं, रिफाइन करते हैं, घिसते हैं। ठीक है, और उसको एक डिजायर्ड एंगल में लेके आते हैं, तब जाके कैल्साइट, बहुत मुश्किल काम होता है ये। ठीक है, तो ये पीपीएल जनरेट होती है और इस पीपीएल को, हमारा काम तो पीपीएल से है भाई। ठीक है, इस पीपीएल को जब हम इसमें डालते हैं तो हमें तो केवल ये चेक करना है कि वो लेफ्ट या राइट रोटेट कर रहा है। तो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो लेवर रोटेटरी, राइट में रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये तो आपको समझाने के लिए था कि मतलब ये कैल्साइट का जो क्रिस्टल है वो दरअसल काम कैसे करता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कैल्साइट के क्रिस्टल में क्या होता है, एक बहुत फाइन सा कट होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेक्टर्स हैं उनमें से कोई एक वेक्टर ही पास हो पाता है, एक डायरेक्शन का ही वेक्टर पास हो पाता है, बाकी सब फिल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम डालते हैं ऑर्गेनिक सैंपल पे और ये चेक करते हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर रोटेशन नहीं दे रहा हो तो वो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लाइट के मतलब जैसी लाइट आ रही थी वैसे ही जाने दिया, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी हुआ, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और ऑप्टिकल बिहेवियर फॉर द लाइट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो जैसी लाइट आ रही है अगर आपने वैसे ही भेज दिया, ठीक है, लाइट आ रही थी ना तो वो मतलब अपसाइड रोटेट हुई ना डाउन साइड, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए, ना क्लॉकवाइज रोटेट हुई ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, वो तो सीधी निकल गई। तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, लाइट के बिहेवियर में तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये ऑर्गेनिक सैंपल है, इधर से आप पीपीएल पास कर रहे हैं और ये पीपीएल ज्यों की त्यों ऐसे ही वापस बाहर निकल गई, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना, फिर ये लाइट के बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन आपने इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास की और वो ऊपर की तरफ मुड़ गई, ठीक है, ऐसे उधर ऊपर निकल गई, तो ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। मेरी डायरेक्शन से देखेंगे तो ये मतलब मेरे साइड से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। आपकी साइड से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। तो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि भाई ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, वो जो यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं आंख बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो यूजर बैठा है जो देख रहा है उसके पर्सपेक्टिव में होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, हालांकि अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप उधर बैठे मैं इधर बैठा हूं, मैं इस पेन को ऐसे रोटेट करता हूं, ये ऐसे था और इसको मैं ऐसे ले गया, तो मेरी तरफ से ये जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी साइड से देखूं, ठीक है, तो ये जो रोटेशन कहलाएगा वो कौन सा रोटेशन कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए जो क्लॉकवाइज है वो आपके साइड मतलब जो मेरे सामने बैठा है उसके लिए वो रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। मेरे लिए जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मेरे सामने जो बैठा है, आप जो बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हैं, उनके लिए जो रोटेशन होगा वो कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूजर पर्सपेक्टिव के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो मैं नीचे से देख रहा हूं तो पंखा मुझे पता लगा क्लॉकवाइज दिख रहा है, कोई पंखे के ऊपर बैठा तो उसको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये यूजर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है कि आप मॉलिक्यूल को किधर से देख रहे हैं। तो हम सब मान के चलते हैं कि हम सब इसको एक ही तरह से देख रहे हैं, तो जो मतलब मुझे क्लॉकवाइज लग रहा है वही आप ये समझ लीजिए कि आप और मैं दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, हम दोनों ही इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो मेरे लिए भी ये क्लॉकवाइज है, आपके लिए भी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए भी एंटी क्लॉकवाइज है, आपके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन हमारे बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जैसे बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए सेम है, लेकिन आपके और मेरे बीच में अगर कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपके और मेरे बीच में अगर कुछ आ जाता है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो पर्सपेक्टिव बेसिस पे होता है, यूजर के पर्सपेक्टिव पे, कि ये यूजर उधर है, ठीक है, उसके लिए वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके हिसाब से पोलैरिमीटर डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है, और वो टर्म्स क्या क्या होते हैं उनको हम आगे की क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए हमने क्या क्या देखा है, ज्यादा नहीं देखा है लेकिन हम बहुत सारी चीजें जान गए। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हमने स्टार्टिंग की थी, मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा इन आइसोमर्स का, लेकिन इनका जो लाइट के प्रति बिहेवियर है, लाइट के लिए जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि ये लुई पाश्चर का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और पोटेशियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल को, ठीक है, स्टडी किया और देखा कि उसके जो क्रिस्टल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। बाद में इसका एक्वस सॉल्यूशन, बाद में इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ये प्रॉपर्टी क्रिस्टल की नहीं है, किसकी है, मॉलिक्यूलर लेवल तक की बात है। कैसे पता चला इनको, जब इन्होंने इस क्रिस्टल का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, फिर वहां पे इन्होंने देखा कि ये कैसे, कि वो एक्वस सॉल्यूशन भी जो है लाइट के बिहेवियर को चेंज कर रहा है, पीपीएल के प्लेन को चेंज कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये पीपीएल क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनरी लाइट को जब हम किसी
निकोल्स प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल्स प्रिज्म क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल होता है जिसको हम कहते हैं कैल्साइट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट एक मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होता है। इसको जब आप कैल्साइट से पास करते हैं तो कैल्साइट इसमें से केवल एक वेक्टर को पास होने देता है और उसी एक ही प्लेन की लाइट को पास होने देता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जो केवल एक प्लेन में मूव करती हो उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इस तरह की लाइट को जब हम किसी ऐसे सैंपल में डालते हैं जो मतलब जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, जो लाइट के बिहेवियर को चेंज कर सकता हो, ठीक है, उसमें डालते हैं तो वो क्या करेगा? या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। क्लॉकवाइज वाले को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं और इसको स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज वाले को लेवो रोटेटरी या स्मॉल एल या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं। बाकी अगर हमें एग्जैक्ट मेजर करना हो कि कितने डिग्री का चेंज आया है, उसके लिए फिर हमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है, इसको आप देख के नहीं बता सकते कि कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो ये लाइट को लेफ्ट में क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक, उसके लिए एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। किसी भी कंपाउंड का, आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो या लीवो होना इज एक्सपेरिमेंटल। हम उसको देख के नहीं बता सकते कि लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा। ये कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लेकिन हम बहुत और भी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में कामयाब हो पाए हैं कि हमें बिना एक्सपेरिमेंट किए, वैसे अगर मान लीजिए आपको देखना पड़े कि भाई ये क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमने कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं केमिस्ट्री में, मतलब मैंने नहीं की है, साइंटिस्ट ने की हैं, बुक्स में बहुत, मतलब काफी सालों से रिसर्च चलती आ रही है। तो उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की है कि हमें बिना एक्सपेरिमेंट किए ये पता, उनकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा लग जाए कि ये जो है हमें भले ये ना पता चले कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन उनके बीच में क्या क्या गैप्स होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, ये हम बिना एक्सपेरिमेंट के भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी फिर आगे की क्लास में देखेंगे, ओके।